कल यानी 21 मई को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि थी और राजीव गांधी की हत्या एलटीटीई ने की थी, आप सब जानते हैं। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर एलटीटीई के एक पूर्व कमांडर ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और इस खुलासे के बाद मुझे यकीन है कि भारत में बहुत बड़ा राजनीतिक भूकंप आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि श्रीलंका के आतंकवादी संगठन एलटीटीई की केयरटेकर भारत की ही एक पूर्व प्रधानमंत्री थी तो आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि भारत की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने ही शुरुआती दौर में एलटीटीई की मदद की थी। श्रीलंका सरकार के साथ लड़ने के लिए एलटीटीई को भारत की तरफ से ट्रेनिंग और हथियार दिए गए थे और उन्हें आर्थिक मदद भी भारत से ही मिली थी। और इसके बाद उसी एलटीटीई ने भारत के ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी। राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में दिलचस्पी रखने वाले बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी इन बातों को स्वीकार नहीं किया है। लेकिन आज पहली बार श्रीलंका के आतंकी संगठन एलटीटीई यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम का एक पूर्व सदस्य और वो भी बहुत सीनियर सदस्य जी मीडिया के कैमरे पर यह कड़वी सच्चाई स्वीकार करने वाला है। एलटीटीई के इस पूर्व कमांडर का नाम है कुमारन पद्मनाथन, जो केपी के नाम से जाना जाता है। 2009 में एलटीटीई के खात्मे के बाद केपी मलेशिया भाग गया था, जहां से उसे श्रीलंका ने पकड़ लिया और फिर जेल में रखने के बाद उसे कुछ वक्त पहले छोड़ दिया गया। एलटीटीई का प्रमुख भले ही प्रभाकरन रहा हो, लेकिन पद्मनाथन के बिना एलटीटीई का वजूद संभव नहीं था। पद्मनाथन एलटीटीई का एक प्रमुख सदस्य था। वो एलटीटीई के लिए दुनिया के अलग अलग देशों से फंड इकट्ठा करता था, उन पैसों से हथियार खरीदने का इंतजाम करता था और फिर अपने शिप्स की मदद से उन हथियारों को एलटीटीई के गुरिल्ला सैनिकों तक पहुंचाता था। केपी इन दिनों श्रीलंका के जाफना में अनाथ बच्चों के लिए 3 स्कूल चला रहा है, शायद सुधरने की कोशिश कर रहा है। जाफना में ही उसने भारत के अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल वियोन को एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में केपी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। श्रीलंका में एलटीटीई को करीब से जानने वाले लोग केपी को अच्छी तरह से जानते हैं और केपी श्रीलंका में कोई नया नाम नहीं है, बहुत मशहूर आदमी है ये। केपी ने हमें यह बताया कि एलटीटीई के शुरुआती दौर में भारत सरकार ने उनकी मदद की थी। एलटीटीई श्रीलंका में रहने वाले तमिलों के लिए अलग देश की मांग कर रहा था, क्योंकि उस दौर में श्रीलंका में रहने वाले सिंहली लोग तमिल लोगों के साथ भेदभाव करते थे। यहां तक कि तमिलों से उनके वोटिंग राइट्स भी छीन लिए गए थे। उन्हें सरकार नौकरियां भी नहीं दे रही थी, यानी उन्हें सरकारी नौकरियां नहीं मिलती थी। इसी वजह से श्रीलंका में सरकार के खिलाफ विद्रोह हुआ। कई छोटे छोटे तमिल संगठनों ने हथियार उठा लिए, लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब श्रीलंका में एलटीटीई सबसे बड़ा आतंकी संगठन बन गया। इस संगठन का सरगना था प्रभाकरन और 80 के शुरुआती दशक में भारत सरकार ने ही एलटीटीई को मदद दी थी। एलटीटीई के गुरिल्ला सैनिकों को भारतीय एजेंसियों ने ट्रेनिंग दी थी, उन्हें हथियार चलाना सिखाया था और आप ये भी कह सकते हैं कि भारत सरकार ने ही एलटीटीई को श्रीलंका की सेना के खिलाफ सबसे पहले लड़ना सिखाया। वियोन चैनल के साथ इस इंटरव्यू में कुमार पद्मनाथन ने ये सारी बातें स्वीकार की हैं। केपी ने यह भी बताया कि कैसे उस वक्त के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन, यानी जिन्हें तमिलनाडु में एमजीआर के नाम से जाना जाता है, उस समय कैसे एमजीआर एलटीटीई को पैसा पहुंचाते थे और फिर उन पैसों से हथियार खरीदे गए थे। अगर केपी की बातों को माना जाए तो इंदिरा गांधी ने ही एलटीटीई की हर संभव मदद की नीति बनाई थी, लेकिन शायद उन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा कि जिस आतंकी संगठन को वो मदद कर रही हैं, वही संगठन एक दिन उनके अपने बेटे की हत्या कर देगा। राजीव गांधी की हत्या प्रभाकरन ने ही करवाई थी, लेकिन आज सवाल यह है कि इंदिरा गांधी की ऐसी क्या मजबूरी थी जो उन्होंने एक देश की सरकार के खिलाफ एक आतंकी संगठन को पाल पोस कर इतना बड़ा किया। उसका भी जवाब आज हमारे पास है। वो दौर भारत और श्रीलंका के बीच शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर का दौर था। भारत हमेशा से ही सोवियत संघ के साथ था, लेकिन श्रीलंका अमेरिका और इजराइल के साथ ज्यादा नजदीक था। इसलिए इंदिरा गांधी श्रीलंका को यह एहसास दिलाना चाहती थी कि इस क्षेत्र में बिग ब्रदर भारत ही है, यानी इंदिरा गांधी एक तरीके से श्रीलंका को सबक सिखाना चाहती थी। दूसरी वजह यह थी
कि श्रीलंका में तमिलों पर लगातार अत्याचार हो रहे थे। इनमें से कुछ लोग भारतीय मूल के थे, इसलिए श्रीलंका में तमिलों पर हुए अत्याचार के नाम पर तमिलनाडु में भी कई वर्षों तक राजनीति होती रही और तमिलों के ध्रुवीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस समेत भारत की कई राजनीतिक पार्टियां शामिल थीं। इसीलिए इंदिरा गांधी ने मौके का फायदा उठाने के लिए श्रीलंका सरकार के खिलाफ एलटीटीई की मदद की, लेकिन फिर यही एलटीटीई भारत सरकार और राजीव गांधी की नीतियों के खिलाफ हो गया और 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में एलटीटीई की महिला मानव बम ने राजीव गांधी की हत्या कर दी। तारीख 21 मई 1991, जगह श्री पेरम्बदूर, चेन्नई से 40 किलोमीटर दूर, वक्त रात के 10:21। आज से ठीक 26 साल पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। उस दिन तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी की रैली थी। राजीव गांधी के रैली में पहुंचने से पहले ही उनके हत्यारे रैली में पहुंच चुके थे, लेकिन राजीव गांधी मंच तक पहुंचते उससे पहले ही उनकी हत्या हो गई। धनु, जो एक महिला मानव बम थी, उसने अपनी कमर पर एक बेल्ट बांधी थी जिसमें बारूद और आरडीएक्स भरा हुआ था। धनु राजीव गांधी की तरफ बढ़ी जैसे वो उनके पैर छूने जा रही है, लेकिन तभी धनु ने अपनी बेल्ट में लगा एक बटन दबाया और जोर का धमाका हो गया और इस तरह से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी मारे गए। राजीव गांधी की हत्या की वजह जानने के लिए आपको 1991 से 4 वर्ष पहले यानी वर्ष 1987 में जाना होगा। 29 जुलाई 1987 को भारत और श्रीलंका के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए राजीव गांधी कोलंबो पहुंचे थे, लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए एक श्रीलंकाई सैनिक ने राइफल की बट से उनके ऊपर हमला कर दिया। इस हमले में राजीव गांधी बाल बाल बच गए थे। इस दौरान श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था। वहां तमिलों और सिंहलों के बीच घमासान चल रहा था। कायदे से यह समझौता लिट्टे के प्रमुख प्रभाकरन और श्रीलंका के राष्ट्रपति जेआर जयवर्धने के बीच साइन होना चाहिए था, लेकिन यह समझौता भारत और श्रीलंका की सरकारों के बीच साइन किया गया। इसका प्रभाकरन ने विरोध भी किया। एलटीटीई श्रीलंका के तमिल वर्चस्व वाले इलाके को अलग करना चाहता था, लेकिन जब यह समझौता हुआ तो प्रभाकरन दिल्ली में था। वो यहां भारत सरकार का मेहमान था। इससे पहले प्रभाकरन को भी इस शांति समझौते के लिए मनाने की कोशिश की गई थी। काफी नानुकुर के बाद प्रभाकरन कथित तौर पर मान गया था, लेकिन वो अंदर ही अंदर इस समझौते से खुश नहीं था और आखिरकार यही समझौता राजीव गांधी की हत्या की वजह बना। प्रभाकरन ने राजीव गांधी की हत्या की साजिश रची और उनकी रैली में एक महिला मानव बम भेजकर अपनी इस खूनी साजिश को अंजाम दिया। लेकिन क्या राजीव गांधी की हत्या करने वाले प्रभाकरन के संगठन को इंदिरा गांधी ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था? ये वो बातें हैं जो आज तक सुनी तो गई हैं, लेकिन कैमरे पर कभी भी किसी ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। यह शख्स है कुमारन पद्मनाभन, जो केपी के नाम से ज्यादा जाना जाता है। केपी किसी जमाने में प्रभाकरन का दायां हाथ हुआ करता था। केपी ही वो शख्स था जिसने लिट्टे के आतंकवादियों को सुसाइड बॉम्बर बनाया। केपी ने ही लिट्टे के आतंकवादियों को पकड़े जाने पर साइनाइड कैप्सूल खाने की ट्रेनिंग दी और केपी ही लिट्टे के लिए विदेशों से हथियार और पैसों का इंतजाम करता था।
2009 में जब श्रीलंका में लिट्टे का खात्मा हुआ तो केपी को मलेशिया से पकड़ा गया। श्रीलंका में जेल में रहने के बाद कुछ वक्त पहले केपी को छोड़ा गया है। वो अभी श्रीलंका के जाफना में अनाथ बच्चों के लिए 3 स्कूल चलाता है। आज केपी वो खुलासा करने वाला है जो पूरे देश को हैरान कर देगा। केपी के मुताबिक शुरुआती दौर में लिट्टे को भारत सरकार ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था और उस वक्त प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्हें लोग मिसेस गांधी के नाम से पुकारते थे। So we also know that India played a role in the evolution of the LTT, so to speak. Could you describe that role that India played? It's actually when the Mrs. Gandhi period. In Sri Lanka, that time the political environment a little different because the J.R. Jayawardena here, president. And also Sri Lanka have a good relationship with Israel. So that time the India with the Russian bloc. So this is against Indian policy. The same time here the Tamils issue also, it's a boiling issue in India. So our leaders, example Mr. Ambalingam including, all political leaders met Mrs. Gandhi and she tried to negotiate with the Sri Lankan government in the beginning. And the same time that already this militant group started here. So she asked the raw people to support the organizations. And the same time that actually the Indian government, they plan to keep them under their control, but this one, so they gave the full support, training and weapons and money and everything. So this is a starting point with the India. यानी तमिलों को इंसाफ दिलाने के नाम पर इंदिरा गांधी ने ही एक ऐसे आतंकवादी संगठन को पाला पोसा था जिसने आगे चलकर उनके ही बेटे की हत्या कर दी। हमारे साथ इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में केपी ने यह भी बताया कि कैसे प्रभाकरन को भारत का श्रीलंका के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करना पसंद नहीं आया था। That time, so I remember in the early 90s or the late 80s actually, I did meet Velupillai Prabhakaran in an Ashoka hotel room. Yeah. Do you remember that episode? Can you just narrate it briefly? Yeah. What happened? Ashoka Hotel? Yes, in Delhi. He was a guest of the government in Delhi at the time. Met Mr. Rajiv Gandhi. That's right, yeah. Actually, this Prime Minister Rajiv Gandhi, his dream are something different. But he tried to do it in Sri Lanka. Actually, he want to make a peace and he want to build a good relationship with Sri Lanka. He's a young, dynamic leader, and the same time he also want to make satisfy with the Tamil side, our side. So he invite all leaders, even the political and militants. He met the other groups. They already, example, Tello and Plot and everything. They already accept for the Indian proposal, such as Indian Accord. But Prabhakaran initially he not accept that proposal. You speak of the Indo-Sri Lanka Peace Accord. Peace Accord. So the Prime Minister invite him to Delhi and meet him, and he explained that what is going to happen. Then the Prabhakaran accept, okay. Then that Indian peacekeeping force also arrive here, and Prabhakaran also arrive in Jaffna. लिट्टे को इंदिरा गांधी ही अकेले सपोर्ट नहीं कर रही थी, बल्कि
उस वक्त की तमिलनाडु सरकार भी लिट्टे के समर्थन में थी। यहां तक कि लिट्टे के उग्रवादियों के कई ट्रेनिंग कैंप्स तो तमिलनाडु में ही मौजूद थे। और उस वक्त तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे एमजीआर, यानी जयललिता के राजनीतिक गुरु एमजी रामचंद्रन। And where did the money come from to buy the ships? It's actually most of money from MGR, Tamil Nadu Chief Minister. So that must have been quite a lot of money. Yes. Coming there. And then, so the weapons, you would send the ships to collect them and then they would come to Sri Lanka. Yeah. Where would they come in Sri Lanka? Via India, they came. Sometime that we send even container to India, and the Tamil Nadu Chief Minister, former Chief Minister, he clear the container and hand over to us, and we took that one to South India and transport to here. कहते हैं कि आपके कर्म कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ते। ये बात सही है कि श्रीलंका में गृह युद्ध के दौर में दुनिया के कई देश कूटनीति करना चाहते थे, लेकिन असली मुद्दा तो श्रीलंका के सिंहलों और भारतीय तमिलों के बीच था। इसलिए भारत सरकार को दखल देना पड़ा। लेकिन उस वक्त इंदिरा गांधी ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि जिस आतंकी संगठन को वो पाल पोस कर बड़ा कर रही हैं, एक दिन वही संगठन उनके बेटे और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करेगा। श्रीलंका के जाफना से पद्मा राव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजनीति में कुछ भी संभव है और हमारे देश के नेता वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एलटीटी के मामले पर तमिलनाडु की राजनीति में भी जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ। दिलचस्प बात यह है कि एमजीआर की पार्टी यानी एआईएडीएमके एलटीटी के विरोध में आ गई, जबकि डीएमके तमिल लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए एलटीटीई के पक्ष में आ गई। एमजी रामचंद्रन ने एलटीटीई की खुलकर मदद की और एलटीटीई के प्रति एक तरह से उनका सॉफ्ट कॉर्नर था। लेकिन उनकी उत्तराधिकारी जयललिता राजीव गांधी की हत्या के बाद एलटीटीई के विरोध में आ गई। राजीव गांधी की हत्या के बाद 1992 में जयललिता ने केंद्र सरकार से एलटीटीई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। 2011 में जब राजीव गांधी के हत्यारों की सजा कम करने का प्रस्ताव करुणानिधि ने रखा था, तब भी जयललिता ने इसका विरोध किया था। लेकिन आपको यहां पर यह भी याद रखना चाहिए कि राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस मिलाप चंद जैन की अध्यक्षता में जैन कमीशन राजीव गांधी हत्याकांड की साजिश की जांच करने के लिए बनाया गया था। जैन कमीशन की रिपोर्ट में एलटीटीई और करुणानिधि की पार्टी डीएमके के बीच संबंधों की तरफ इशारा किया गया था। इस रिपोर्ट में करुणानिधि का नाम लेते हुए कहा गया कि डीएमके के नरम रुख की वजह से एलटीटीई को मौका मिला और इससे हथियारों के लिए साजिश को अंजाम देना बहुत आसान हो गया। यानी डीएमके एलटीटीई की मदद कर रही थी। जैन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच की संवेदनशील जानकारियां जाफना में एलटीटीई तक पहुंच रही थी। यह रिपोर्ट नवंबर 1998 में लीक हो गई थी। उस समय आई.के. गुजराल की संयुक्त मोर्चा सरकार थी, जिसमें आई.के. गुजराल प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस ने फौरन इस रिपोर्ट के आधार पर डीएमके को सरकार से बाहर करने की मांग की थी और ऐसा नहीं होने पर समर्थन वापस लेकर इस सरकार को गिरा दिया गया था। लेकिन 2004 में उसी डीएमके और उन्हीं करुणानिधि से कांग्रेस ने फिर से हाथ मिला लिया और लगभग 10 वर्षों तक ये दोस्ती चलती रही। यूपीए सरकार बनी 2004 से 2014 तक। उस दौरान डीएमके कांग्रेस की साथी रही, यूपीए सरकार में शामिल रही। यानी राजनीति में सब कुछ जायज है। अगर सरकार बनती हो, सत्ता हासिल करनी हो, तो फिर कांग्रेस जैसी पार्टी करुणानिधि के तमाम वो सारी चीज़ों को भुलाने के लिए तैयार हो जाती है जिन आरोपों पर एक ज़माने में उन्होंने थर्ड फ्रंट की सरकार गिराई थी। और वोटों की फसल काटने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, फिर चाहे वो फसल शमशान में ही क्यों ना उग रही हो।